नमस्कार। आज गुरुवार और हमारे मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की वीकली मीटिंग में सबका स्वागत है। ऐसे तो लास्ट वीक में भी बताया था कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, टॉपिक्स है जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए, पर हम नहीं कर पाते। एवरीडे डिस्कशन रखे तो शायद हम कर पाए, पर हमारे पास एक ही दिन है वीक में, इसलिए इतने सारे सब्जेक्ट्स के बीच आज जो बात कर रहे हैं वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। ऐसे तो हमें पता है, स्कूल डेज में पढ़ते थे वो काला पानी का सजा, वो अंडमान निकोबार, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिसको स्वराज और ये नाम दिया था दोनों द्वीप समूह को, ये सब बातें याद आती है। पर आज जो बात करने वाले हैं उसमें काला पानी की सजा की बात नहीं है, पूरे देश को काला पानी की सजा होगी अगर एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो। ऐसे तो शुरू हो गया है उसका, हियरिंग भी हुआ है, पब्लिक हियरिंग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से शायद सैंक्शन भी मिल गया है। और ये दोनों द्वीप समूह का नाम जो है पूरी दुनिया में एक विशिष्ट रूप में उनका, इनके फ्लोरा फौना से लेके पूरा बायोस्फीयर बहुत ही फेमस है पूरी दुनिया में। और भारत के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि ऐसा बायोस्फीयर समूह हमारे पास में है। पर हम जो पूरा डेवलपमेंट का अभी जो दौड़ लगा है उसमें हम देखने नहीं रहते कि दौड़ में कौन गिर जाएगा, कौन किसका मृत्यु होगा और क्या क्या विनाश हम लाएंगे। ये विकास जरूर होगा पर उसके नीचे कितना सारे लोगों का विनाश का पूरा डेड बॉडी रहेगा वो हम सोचने नहीं रहते हैं। ऐसे भी ये जो सिस्टम है, मार्केट ओरिएंटेड जो सिस्टम है, प्रॉफिट ओरिएंटेड, हर कोई को विकास चाहिए, हर कोई को मुनाफा चाहिए। सरकारें भी अभी मुनाफा की बात करती है। ये सेवा की बात या पब्लिक सर्विस, ये सब बात कब की चली गई है हमारे देश के पूरा आइडियोलॉजिकल प्लेनम में। तो ये इसके बीच एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का हम डिस्कशन करने बैठे हैं। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगा बड़ी बात है, बहुत सारा उसमें सपना दिखाया है सरकार ने कि पूरा देश की सूरत बदल जाएगी अगर ये दोनों द्वीप द्वीप समूह का डेवलपमेंट करेंगे तो। वहाँ बहुत रेयर कम्युनिटी रहती है जो एबोरिजन वहाँ के रहने वाले लोग हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो लोगों ने आवाज नहीं उठाया, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है। काफी एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया है, काफी लोगों ने अपनी सिग्नेचर दे के हमारे देश के प्रेसिडेंट को एड्रेस करके बोला है कि ये मत कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहाँ के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन भी उन्होंने सबमिट किया है। तो ये पूरा है क्या प्रोजेक्ट, इतना उसके खिलाफ बात क्यों हो रही है? ऐसे लोकल मीडिया में नहीं आती है ये बात, पर जो कंसर्न है, अभी क्लाइमेट चेंज की बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, इसके कारण ये अल नीनो आ रहा है, अल नीना आ रहा है, क्या क्या लोग वो वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। पता नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है, पर अखबार लिखते हैं तो हमारे जैसे लोग भी बोलने लगते हैं कि अल नीनो आ रहा है, ऐसा होगा, अकाल होगा, पानी का क्राइसिस होगा, गर्मी इतना बढ़ जाएगा। ये सब लोग परेशान भी हो रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। शायद ये जो समर है सबसे डिफिकल्ट समर है, शायद इतना गर्म कभी हमने नहीं फील किया था। टेम्परेचर की बात में नहीं बोल रही, जो फीलिंग आती है वो इतना मतलब गर्म है, इतना गर्म है, सब लोग ये बातें करते हैं। और अभी जो प्रेडिक्शन है कि मानसून भी शायद लेट हो रहा है, अभी कुछ अखबार बोले कि पूरा मानसून के क्लाउड ही गायब हो गए। तो बहुत अजीब ही अजीब बात लगता है कि नए वर्ड्स आ रहे हैं, पर ये होने वाला है। और एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से क्या होगा अगर हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, हम सिटीजन, कंसर्न सिटीजन के रूप में उसके बारे में ठीक से बोल के लोगों को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, अवेयर नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ा विनाश आने वाला है, ऐसा सबका मानना है। तो आज इसलिए सब्जेक्ट पे बात करने का सोचा है। मधुसूदन मेनन जो आप जानते हैं अरवल्ली के बारे में हमारे साथ उन्होंने डिस्कस किया था, और वो एक कंसर्न एनवायरमेंटलिस्ट है, काफी सालों से इसमें वो एक्टिव है। तो मैंने तो लास्ट मिनट पे उनको रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये अर्जेंट एक इश्यू है जिसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। वो बहुत हेक्टिक शेड्यूल में तैयार हुए, उसके लिए उनका धन्यवाद करते हुए मधुसूदन मेनन जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ साइलेंस वो कैसा होगा उसके बारे में वो बताएं। मधुसूदन भाई मेनन। धन्यवाद।
सबसे पहले देखो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, और जैसे अंडमान का या एनवायरमेंट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कंसेंट हूँ बिल्कुल। जैसे पिछले 40 साल से मैं पूरा इंडिया में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भी, और मेघालय से लेकर गल्फ ऑफ कच्छ में घूमते रहता हूँ। और मेरा मेन कंसर्न हमेशा यही रहता है कि क्यों, मतलब लोगों को अगर कुछ सुनते हैं लोग कि यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है, वहाँ पे आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब उस बहुत बड़ी, मतलब इसको अपने पेमेंट जो होगा वो बहुत बड़ी होगी। इसलिए हम डिस्कस करके ये टाइटल भी वही रखा था कि दिस विल बी, इफ यू कीप साइलेंस यू हैव टू पे बिग कॉस्ट। क्योंकि साइलेंस रहना सबसे बड़ी, और पूरा अपना देश का प्रॉब्लम वही है, जो मेजोरिटी है वो साइलेंट रहता है। हम कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं, जो होना होने दो, तो जिसको जो करना वो करते रहेगा। ये इश्यू है हमेशा। जैसे आप में से कितने लोग अंडमान गए हैं या निकोबार गए होंगे? शायद ही। अभी देखो, दो, ये बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं। और उसी तरह लक्षद्वीप करके इस साइड में दूसरा है। ये दोनों का पानी आप देखोगे, मानोगे नहीं, इतना क्रिस्टल क्लियर है। आप अगर 10 रुपया का कॉइन डालोगे और 15 फीट नीचे हो तो भी आपको आइडेंटिफाई कर सकता है, इतना क्रिस्टल क्लियर है। और आप सिर्फ ऐसे एक बार निकलो तो कभी कभी इतने छोटे आइलैंड भी है, आप चलकर दूसरे टापू पे जा सकते हैं, यू नो। जैसे लो टाइड और भर्ती होते रहते हैं, उस टाइम में कुछ कुछ टाइम में आप चल के भी दूसरे जगह पे जा सकते हैं। चलते जाते हैं तो आपको इतने सारे कलरफुल फिश देखने मिलेगा। ये सब लेकिन क्या है, ये सब बात किसी को कहते हैं तो वो तो ठीक है, नो, ब्यूटीफुल है वो है, लेकिन हमें और ही कुछ चाहिए। तो जो अंडमान और निकोबार जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है, वो रफली इंडिया से 1500 किलोमीटर दूर है। आप सोच के देखो, 1500 किलोमीटर दूर फिर भी अपने ही है, you know? और इतना दूर वहां पे ये जो टापू का समूह है, और वहां तक बहुत कम लोग जाते हैं। वो मैं मानता हूँ इसलिए वो है। अभी तक बहुत बहुत कम लोग वहां पे गए हैं, जैसे आप में से भी बहुत कम लोग गए हैं, इसलिए सही है। जो जगह पे हम जाते हैं उस जगह का हालत हम जिस समय करते रहते हैं। मैं हिमालय देखते रहता हूँ, हर साल यही सोचता हूँ कि लोग कम आए तो सही, लेकिन कुछ लोग बोलते अच्छा तू पहुंच गया तो ठीक है, हमें नहीं पहुंचना है। तो बोलते कि नहीं आप भी आओ, लेकिन आओ कुछ अलग तरीके से रहो वहां पे तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन इस देश भी इसलिए है, वहां पे बिल्कुल कम लोग पहुंचते हैं, और रिसेंटली तक पहुंचना आसान नहीं था, वहां पे पहुंचना आसान नहीं था, तो इसलिए कम लोग जाते थे। अभी गवर्नमेंट मानते हैं कि आसान करना है, बहुत लोगों को वहां पे पहुंचाना है, तो हमारे जैसे लोग वहां पे और ही कुछ दिखता है हमको। जैसे कि हम कहते हैं कि वहां पे एक टाइप के जो चूहा है जो पेड़ पे रहता है, इसको कहते हैं कि निकोबार ट्रू। वो वर्ल्ड में, दुनिया में और कहीं पे भी आपको देखने नहीं मिलेगा। तो लोग पूछते हैं इसमें क्या, अगर छुआ के पीछे क्यों पड़े हो? तो मैं बोलता हूँ वहाँ पे एक निकोबार मेगापोड करके एक पक्षी है, जो दिखने में तीतर जैसा दिखता है, लेकिन वो नीचे रहता है। और नीचे तभी रहेगा जो ऊपर से गिरा हुआ पत्ते इकट्ठा करके उनको घोंसला बना सकते हैं, तभी वहां पे प्रजनन होता है उसका, और कहीं पे वर्ल्ड में नहीं होता। तो बोलते कि एक पक्षी नहीं है वर्ल्ड में तो क्या फर्क पड़ता है ना। ये किसी को समझाना मेरे लिए भी बहुत, मतलब मुश्किल बात है। अगर निकोबार मेगापोड हमेशा के लिए यहाँ से चले जाए तो क्या है, लेकिन वो समझाने में मुश्किल है, समझना चाहते भी नहीं काफी लोग, तब प्रॉब्लम है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये अगर प्रोजेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कम से कम 10 लाख वृक्ष कट कट जाएगा। ओके, अभी ये कोई गिनकर नहीं बोल रहा है, मैं खुद भी नहीं बोल रहा हूँ, तो डाटा है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं 1 करोड़ तक भी जाएगा, आप छोटे मोटे पुरुषों को भी गिनोगे तो 1 करोड़ से ऊपर जाएगा, लेकिन काटना पड़ेगा। अभी हमें ये समझना है, जब हम बोलते हैं कि हजारों लाखों पेड़ कट जाएगा, तो पेड़ नहीं कटते हैं, सिर्फ पेड़ नहीं, जो संख्या है, लेकिन उसके साथ पूरा जंगल चले जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वृक्ष तो अकेला नहीं है, उसके साथ मैं खुद ऐसा बच्चों को समझाता हूँ कि आप वृक्ष की बात करते हो, वो खुद भी एक आवास व्यवस्था है। तो उसी के अंदर सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होता है, उसके साथ साथ काफी जगह पे आपने देखा कि खिसकोली भी होता है, स्क्विरल्स होता है, उसमें बहुत सारे एंट्स होते हैं, किसी का घोंसला होता है। और
पूरा सिस्टम इस तरह बनाया है, नीचे से पानी खींचकर उसको पत्ते बनाते हैं सब। अभी साइंस की बात अपने करते हैं तो मैं जनरली बच्चों को ये समझाता हूँ, जब तक वृक्ष नहीं है हमारा खाना नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण जब तक नहीं होगा हमारे किसी के लिए भी खाना नहीं मिलेगा। तो वृक्ष होना जरूरी है, वृक्ष पूरा निकल जाएगा किसी को खाना नहीं मिलेगा। लेकिन इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट काम करते हैं। उससे बड़ा मतलब लाखों ट्री की बात मैं करता हूँ, करोड़ों के पैसा की बात करने वाले आते हैं, तो उनको वहां पे दिखते हैं और कुछ। जैसे मैं और आप अंडमान निकोबार जाओगे, आपको इतने सारे शीशे दिखाई देगा, आप खुश होके फिर कि नहीं और देखना है। लेकिन इनको दिखता है कि यहाँ पे अच्छा सा इससे बड़ा एयरपोर्ट तो है ऑलरेडी, इससे बड़ा एक एयरपोर्ट 3 किलोमीटर वाला एयरपोर्ट आ जाए तो और कितने लोग आ सकते हैं ना। अभी निकोबार को बनाना है, आपको मालदीव बनाना है और ज्यादा लोगों को वहां पे लाना है। उसके साथ साथ अभी देखो टूरिज्म तो चल रहा है, जिसको जाना है जाते ही है, कनेक्टिविटी है, लेकिन और लोगों को लाना है वहां पे, उसको एक बड़ा सा बिजनेस करना है। इसको कहते हैं कि टूरिज्म को पूरा प्रमोट करना है। 3 किलोमीटर का इंटरनेशनल लेवल का जो एयरपोर्ट बनाना है, और साथ साथ वहां पे इंटरनेशनल लेवल पे कार्गो टर्मिनल बनाना है। क्योंकि अभी कहते हैं कि हमको बहुत दूर सिंगापुर से लेकर आना पड़ता है, रास्ते में फिर शिफ्ट करके फिर 7 दिन यहाँ तक पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, अब एक बात सोचोगे तो बात सही है, नुकसान है, पैसा हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन वही देख पाते। अभी आपने शुरुआत मीनाक्षी जी ने भी बताया था कि बारिश, अभी आपको सबको पता है वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट मानसून जो है वो सबसे पहले दिखाई देते हैं अंडमान निकोबार में। वहां से दिखाई देता है तो लोग केरला में बोलते हैं हाश अभी थोड़ा दिन में यहाँ पे भी पहुंचेंगे, और इतना सालों से पहुंच रहे हैं, हजारों सालों से पहुंच रहे हो। ठीक है, आजकल थोड़ा इश्यू है वो इश्यू किस वजह से है वो भी अपने को समझना पड़ेगा। तो अंडमान में बारिश करते हैं, निकोबार में बारिश करते हैं, उसके बाद इंडिया तक, इंडिया का मेनलैंड तक पहुंचते हैं, और वही बारिश धीरे धीरे गुजरात तक पहुंचते हैं, तब बोलते हैं हाश अभी अपने खेती शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी हम वहां से ये पूरा प्राइम फॉरेस्ट कट काट डालेंगे तो शायद ये जो बारिश आ रहा है वहां से नहीं आएंगे और कहीं पे जा सकते हैं। वी डोंट, हमें पता नहीं क्या होगा। जो मैं ऐसा मानता हूँ जो आपको आप जो भी करते हैं उसका परिणाम क्या होगा उसी पे जरा भी आपको शंका हो, डाउट हो, तो वो काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आप निकोबार में इसी तरह का बड़ा सा एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा। अपने नॉलेज के हिसाब से होगा, जो होगा डिसास्टर होगा। ऑलरेडी हम फेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें इतना सारा नुकसान हो रहा है कि हम उसको ऐड कर रहे हैं। निकोबार जैसे जगह है तभी तो ये पूरा सिस्टम चलता है। तो वो लोगों को ये बना कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो ऐसे जो चीज है और कहीं पे नहीं मिलता है, सिर्फ इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज है। ये स्पीशीज एक बार चले जाएगा तो शायद ही वापस ला सकते हैं। शायद मेरे हिसाब से वापस लाना बहुत बहुत मुश्किल है। अभी आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चीता को फिर से लाने के लिए कितना कोशिश कर रहा है, कितना कोशिश कर रहा है, क्योंकि किसी ने पर्सनल लेवल पे इंटरेस्ट लिया नहीं कि हमारा जगह पे वापस लाना है। और वापस चीता को लाने से नहीं होता है। चीता को जो उनका आवाज जो जगह है, जो जगह में वो रह सकते हैं, वो जगह आप कहाँ से लेकर आओगे उसको। हैबिटेट, आवास व्यवस्था जो है वो क्रिएट कैसे करोगे, वो खत्म कर दी अपनी। जो लास्ट चीता था 1948 में कश्मीर में कहीं पे मार डाला, उसके बाद आपने चीता देखा ही नहीं। अभी लाया है, बहुत मुश्किल से बचा हो रहा है कि नहीं। उसी तरह देखो अपने पास बहुत सारे वॉल्सेज थे, गीत। अभी एक जगह ऐसा आ गया कि ऑलमोस्ट 98-99% इसका पॉपुलेशन खत्म हो चुका है। किस वजह से खत्म हुआ है तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसके पीछे भी हम है। अभी पूरा कोशिश कर रहे हैं इसको वापस लाने में, बहुत मुश्किल है। जैसे इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है, उसको एक बच्चा हुआ तो हमने सबने सेलिब्रेट किया था कि क्या बात है कि एक इंडा से एक बच्चा निकला, लेकिन वो भी मर गया। तो उसका पीछे आपको इतना मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन जो प्रकृति ने मेहनत करके इतना बढ़िया सा कुछ बना के रखा है, उसको तोड़ने में आपको थोड़ा ही दिन की जरूरत है, और उसको वापस लाना शायद ही नामुमकिन, आसान तो नहीं।
कोशिश कर सकता है इसमें। तो इसलिए हमारे जैसे लोग कहते हैं कि देखो ये जो निकोबार आइलैंड है और सिर्फ एक टापू नहीं है, उसी को एक अलग दृष्टि से आपको देखना पड़ेगा। उस वजह से काफी चीजें यहाँ पे हैं, अगर वो ना हो तो इसका असर क्या होगा वो सोचना भी मुश्किल होगा। जैसे हमने ऑलरेडी चिंतित है कि अभी बारिश नहीं होने वाला है यहाँ पे या कम होगा, तभी हमें डर लगता है। कहते हैं कि शायद 11 साल के बाद इस तरह का जो ड्राउट होगा वो बहुत अलग हिसाब से होगा, उसको मैनेज करना मुश्किल होगा। अभी इस जगह पे ऑलरेडी सब कुछ है, इतने हजारों सालों से वो मेंटेन करके रखा हुआ जगह है, तो उसी को ही खत्म करना है। और किसके लिए? अभी मैं मानता हूं कि अगर इसी तरह कुछ करना हो, डेफिनेटली इसमें साइंटिफिक वे में इसमें एक एनालिसिस होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, जो नहीं हुआ है ये सही बात है। हाँ, किया होगा कहीं ना कहीं अंदर अंदर पहले से ये होना है करके फिर रिसर्च करते हैं या एनालिसिस करते हैं। तो एक साइंटिफिक वे में और ट्रांसपेरेंट वे में वहां पे ये रिसर्च होना चाहिए। किसी का जो अगर जो प्रपोज प्रोजेक्ट होगा तो क्या असर हो सकता है उसके बारे में अपने डिस्कशन होना चाहिए, जन सुनवाई होना चाहिए, तब ये होगा। लेकिन वो करने के लिए भी अपने गवर्नमेंट तो तैयार नहीं है, वो तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट लेकर बैठे हैं। अभी ऐसा जो फ्रेजाइल, जैसे बोले कि बिल्कुल फ्रेजाइल को क्या कहते हैं, टूटने जैसी जगह, कुछ भी अगर गलत हो गया तो वो खत्म हो जाए, ऐसे जगह पे अभी देखिए अभी के हिसाब से पॉपुलेशन वहां पे निकोबार में होगा रफली 8,000 लोग। वो 8,000 लोग सालों से वहां रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट प्लान कर रहे हैं अगले आने वाले कुछ सदियों में 2,50,000 लोग वहां पे रहेंगे, टाउनशिप बनाएंगे। हाँ, तो लगभग नेक्स्ट 20-25 ईयर्स के अंदर प्लानिंग ऐसा है कि ये जो 8,000 लोग कहाँ गायब हो जाएंगे पता नहीं, लेकिन 2.5 लाख लोग वहां पे आएंगे। शायद यहाँ से भी लोग जाएंगे क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है वहां पे। तो ये होगा, ये प्लानिंग है। तो मैं सोचता हूँ कि क्या जरूरत है अभी 2.5 लाख लोगों को वहां पे रिहैबिलिटेट करने का, जरूरत क्या है? ऐसा क्या काम हम करना चाहते हैं वहां पे? लेकिन कहते हैं कि नहीं करेंगे। तो ये जो 8,000 लोग हैं वहीं रहते हैं लोग, इसकी हालत क्या होगा? क्योंकि हम उनको आदिवासी लोग कहते हैं, खास करके निकोबारीज करके पर्टिकुलर ग्रुप है, और सौंपन करके दूसरा जो ग्रुप है, ये प्रोमिनेंट लोग हैं। अभी उनसे कभी पूछा है किसी ने कि इस तरह हम प्लान कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? ये कैसे बात है? जहाँ पे रहते हैं लोग उनसे आज तक पूछा नहीं है कि इस तरह कुछ हम कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हो? ये पूछना जरूरी नहीं। अगर ये जरूरी नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। अगर मुझे आके कोई बोलता है कि आपका ये घर छोटा है, इसको तोड़ते हैं तो आपको बड़ा बनाना जरूरी है, मैं बोलता हूँ मैं यहाँ पे खुश हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, मैं ठीक ठाक रहता हूँ यहाँ पे भी, काटला ठीक है, मुझे ये पंखा भी सही है, मुझे एसी जरूरत नहीं है। बोलते नहीं, आपको एसी में ही रहना चाहिए, हम है ना। तो ये कहाँ से आ गई बात? आप कौन होता है मुझे बोलने वाला? तो ये आपके बारे में मैं सोचता हूँ, ये आप कौन है? आप कौन है मुझे आके बोलने वाले कि इसको इस तरह सुंदर बनाएंगे? अरे सुंदर तो है, मेरी जगह बहुत सुंदर है, मुझे यहाँ से जाना नहीं, आप आके रहो, कभी वापस जाओ। लेकिन कहते हैं कि नहीं, बनाना ही है, एयरपोर्ट बनाना है। अभी आप सोच के देखो, और स्ट्रैटेजी, अभी जब भी इसी की बात निकलते तो एक बात हमेशा होता है कि आपको इसका जगह का स्ट्रैटेजिकल पॉइंट आपको पता नहीं है। बात सही है। हजारों जो हॉर्मुज जो पास अभी डिस्प्यूटेड है ईरान का, उसी तरह उस तरह का सबसे बड़ा पास है बनाका करके जो है वो, मतलब वो वहां से इतने सारे हजारों में शिप निकलते हैं। सिंगापुर से निकलने वाले काफी चाइना की तरफ जाते हैं, वहां से जाते हैं, और अपने ऐसा जगह है कि वहां पे बैठकर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा प्लान है। तो बोलते कि नहीं, आप कैसे मना कर सकते हैं? अभी चाइना के सामने हमें करना हो तो ये जरूरी है। अभी जब ये पॉइंट आता है कि मैं बोलूं कि नई चीज है, तो मैं तो बन गया देशद्रोही। छाप तो ऐसे भी है कि आप सामने पूछते हैं तो आपको जवाब नहीं देते, उल्टा आपको छाप लगा देते हैं कि आप तो अर्बन नक्सल है। तो कैसे चलेगा? बात नहीं चले तो कैसे चलेगा? मैं बोलता हूँ कि आप सबको ये पूछना जरूरी है
कि हमें तो पूछो सही, जैसे यहाँ पे अगर कुछ करना हो तो हमें पूछो सही, ये डेमोक्रेटिक है। तो जब पर्यावरण की बात करते हैं तो भी वहाँ पे भी डेमोक्रेसी तो होना चाहिए, एंड डेमोक्रेसी है, प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते अलग बात है, लेकिन मैं मानता हूँ कि इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग दैट वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कि मैं एटलीस्ट यहाँ पे बैठ के इस तरह बात कर सकता हूँ आपके साथ, मैं बाहर घर तक पहुंच भी शायद सकता हूँ, शायद कभी बोलना पड़ता है। तो देखिए, ये इनका कोर इश्यू ही है, एक जगह पे आपको समझाया गया है कि, और उस बात लोग बहुत जल्दी समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे विकास होने वाला है, ये पूरा जो टापू है उसमें वर्ल्ड क्लास, वर्ड भी कैसे यूज करते हैं, उसको वर्ल्ड क्लास टूरिज्म सेंटर बनाना है, वहाँ पे कैसिनो भी होगा, कैसिनो भी होगा, लोग दूर दूर से आएंगे, वहाँ पे रहेंगे, और उसको वर्ल्ड क्लास टूरिज्म सेंटर बनाना है। अभी ये बनाना किसको है? अगर मैं बोलता हूँ मुझे नहीं चाहिए, जैसे कि वहां का लोग बोलने लगे कि हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ पे ठीक है, अभी जितने लोग आ रहे हैं वो भी काफी है, लेकिन नहीं, जब विकास की बात आती है और देश के विकास की बात करते हैं तो आपको चुप रहना पड़ रहा है, ये बहुत बात है। आप खुले में बोल नहीं सकते, जो अंडमान निकोबार का जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल डिसास्टर है, अगर वो इम्प्लीमेंट करेगा तो इरिवर्सिबल, जैसे कोई हिसाब से आप वापस ला सकते हैं, वो सिचुएशन में होगा ही नहीं। अभी वो सिचुएशन पहुंचने के बाद आप रियलाइज करोगे अरे गलती होगी, प्रकृति अलाउ नहीं करते हैं वो मिस्टेक, अगर आपने मिस्टेक किया तो आपको भुगतना ही पड़ेगा उसका, और कोई चारा नहीं। लेकिन 25 साल के बाद हम खुद बोलेंगे नहीं वो करना नहीं चाहिए था, तो क्या होगा, तो कौन जवाब देंगे? तो ये बात है, ये जो जो प्रोजेक्ट जो वहाँ पे जो आ रहा है, ऐसा बताया गया है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट क्लास, मतलब जो होगा इंटरनेशनल लेवल का ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा, और इतने सारे वहाँ पे जो कंटेनर यार्ड बनाएंगे, और शायद इंडिया का भी सबसे बेहतर, मतलब सबसे बड़ा वहाँ पे बनेगा, ये सब कह रहे हैं। तो साथ साथ हम बोलते हैं कि अगर 10 लाख पेड़ काटने के बाद ये होगा तो काटना पड़ेगा, और कहीं पे आपको आश्चर्य लगेगा कि वो कहते हैं कि अगर 10 लाख पेड़ काटना भी हो हम 20 लाख और कहीं पे करेंगे, और कहीं पे हरियाणा में करने वाले, ये कैसे लोग समझ लेते हैं, हाँ बोलते हैं हाँ ठीक है हरियाणा में कर, हरियाणा का सिचुएशन और ये जो आइलैंड के सिचुएशन आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, है ना, किस तरह? तो ये बना देते हैं, जैसे अपने ब्रोकर जो प्रोजेक्ट बनाने वाले बिंदास बना देते हैं कि 10 लाख के हम 20 लाख करेंगे, अभी आज तक हमने गिनने गया नहीं कितने लगाया किसी ने, तो लेकिन वो समझ भी लेता अच्छा अच्छा 10 के बदले में 20 करेंगे तो ठीक है। ये कैसे? जैसे अभी 8,000 लोगों के बदले में वहां पे 2.5 लाख लोग होंगे, तो हम तो बहुत अच्छी बात। और इकोनॉमी की बात करते हैं, पूरा इकोनॉमी बदल जाएगा कहते हैं इंडिया का, अभी ट्रिलियन डॉलर पे तो पहुंचा दिए हैं कि कब गिरते हैं हम बताते ही नहीं किसी को। तो इश्यू मेरे लिए तो यही है कि ये जो है डेफिनेटली ये सब भी हम अलाउ करते हैं, किस वजह से? साइलेंट रह के, चुप रह के, बाद में लेते रहूंगा, चुप रहकर आप बोलोगे ठीक है गलत हो रहा है, गलत हो रहा है तो क्या, उसके सामने आवाज तो उठानी चाहिए। ये डेमोक्रेसी का ब्यूटी है, हमें राइट दिया हुआ है, हमारा पूरा ताकत है कि हम जो गलत दिखाई दे रहे को बोलना चाहिए और कहाँ भी पहुंचाना चाहिए। बहुत लोग हैं ऐसे काम शुरू किया है, काफी लोगों ने, एनवायरमेंटलिस्ट ने काफी काम कर रहे हैं, लोग रिपोर्ट बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, इवन जाने माने पॉलिटिशियंस भी कुछ लोग तो इसके सामने लिख रहे हैं, जैसे जयराम रमेश तो रेगुलरली लिखता है, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। अभी देखो गलत बात, अभी वहां पे ऑलरेडी है एयर स्ट्रिप है जो हम यूज कर रहे हैं सालों से, उसको एक्सपांड करने के लिए 5 साल से नेवी पीछे पड़ा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया, क्या करते हैं कि हमको इसको थोड़ा एक्सपांड करना है। अभी आप मैप देखोगे ठीक से, अगर आप वहां पर कभी भी गया हो तो पता चलेगा, इसको आराम से आप एक्सपांड कर सकते हैं, और बड़ा सा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पे बन सकता है उसी जगह पे, लेकिन वहां पे काटने के लिए और खोदने के लिए भी कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है।
तो खाली पड़ा है वहां पे इनको इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि खोद के कुछ निकालना है या काट के कुछ निकालना है। अभी मैं जब बोलता हूँ कि जो 10 लाख पर ट्रीज, ये सिर्फ पत्ते वाला झाड़ नहीं है, करोड़ों करोड़ों का मतलब वेल्थ है, और उसी पे नजर वाले ही होते हैं। किसी को सिर्फ उसी पे नजर है कि ये पेड़ मेरा। कुछ लोग बोलते हैं कि वो माइनिंग करके वहां से जो निकाल पाता है वो हमारा, और कुछ लोग बोलते हैं कितना कॉन्क्रीट वहां पे पहुंचाएंगे, उसी पे ध्यान है। तो जो इंटरेस्ट उसी का चलता है, हम बोलते हैं कि नहीं मत करो। ये बहुत जरूरी है कि होना ही चाहिए। तो मैं इस तरह का नोट किया हूँ। एक तो मेरा अपील तो बहुत सिंपल है, ये यहाँ पे एक साइंस गाइड पॉलिसी होना चाहिए। बिल्कुल, लेट साइंस गाइड द पॉलिसी। अगर ये बड़ा सा एक प्रोजेक्ट बना रहा है, इट शुड बी साइंस बेस्ड। इट शुड नॉट बी जस्ट मतलब लिखा हुआ नहीं कि इतना होगा वैसा होगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। नहीं, लेट साइंस गाइड द प्रोजेक्ट एंड पुट इट, क्योंकि साइंटिफिकली होना चाहिए। कोई ये विश्वास की बात नहीं। अगर विश्वास की बात है तो हम मंदिर तो बना दिया ऑलरेडी। तो ये जो है विश्वास की बात नहीं है, तो साइंस को काम करने देना चाहिए। और एक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट विच शुड बी ट्रांसपेरेंट। मुझे और आपको पढ़ने से पता चले, उसी तरह का एक एनवायरमेंट एनालिसिस या असेसमेंट होना चाहिए, एंड दैट शुड बी इन द पब्लिक डोमेन। अभी तक नहीं है। और सबसे पहले जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उनको सुनना पड़ेगा। जैसे मैंने बताता हूँ कि आपको मुझे नहीं चाहिए, मैं बोलता हूँ तो मुझे चाहिए, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो जरूर ये जो 8,000 लोग हैं उनसे तो जरूर पूछना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए हम क्या बनाने वाले हैं यहाँ पे और आप कहाँ जाओगे। नहीं तो ऑलरेडी आपको पता है कि इनको देखना के लिए भी लोग जाते हैं, और अमेरिका का जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, वहां पे भी एक्चुअल जो अमेरिकन है वो सैंक्चुरी में है, उनको प्रोटेक्टेड एरिया में रखा हुआ है, और आप जाके दे सकते हैं रेड इंडियंस को। तो यही हालत ये निकोबारीज का भी यही हालत होगा। ये 8,000 लोग कहीं ना कहीं उनको रखेंगे, और आप जैसे और मेरे जैसे लोगों को वहां पे जाके दिखाएंगे, देखो ये यहाँ के लोग हैं, कैसे दिखता है। म्यूजियम पीस बनाएंगे। तो हमें सोचना पड़ेगा कि अच्छा कि मेरा खुद का गांव में खुद का गांव में मैं म्यूजियम पीस बन गया। हाँ ठीक है, उनका कोई डिमांड नहीं है, उन लोग डिमांड करते नहीं है, इतना ही बोलते कि हमें छोड़ो, हमें हमारे हिसाब से रहने दो, इतना ही उनका डिमांड है। बोलते कि नहीं आपको डेवलप करके ही छोड़ेंगे हम। आपको ठीक विकास કરીને ચોક્કસ, એ તો અમારું કામ છે, ભલે ગમે તેમ તમે ના પાડો, કામ અમારું છે, તમને વિકસિત કરીને જ છોડીશ, ભલે પછી તમારું જે થાય। हाँ, तो ये मैं बोलना चाहता हूँ। फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है, वो एक बात जो जैविक विविधता जो है उसको काळजी रखना, उसको संभाल के रखना नॉन नेगोशिएबल है। इसके बारे में आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, जैसे इतने लोगों को फायदा होगा, इतना बेनिफिट इनको होगा, नहीं, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर करने देना नहीं। व्हेन इट कम्स टू बायोडाइवर्सिटी वी शुड नॉट अलाउ इट टू बी ए नेगोशिएबल थिंग। नेगोशिएट कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि उसके सामने आप किस हिसाब से कंपेयर करोगे? कंपेयर तो हो ही नहीं सकता है, उस चीज को आप फिर नेगोशिएट कैसे करोगे? तो मेरा पर्सनल डिमांड वही है कि नहीं, जब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात होती है दैट शुड बी नॉन नेगोशिएबल, उसमें कोई बात होना ही नहीं चाहिए। यस, फिर हमें ये भी सोचना चाहिए, ये जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो शॉर्ट साइटेड है। जब हम ये पेड़ काटना नहीं चाहिए, जो निकोबार मेगापोर्ट वहां पे जिंदा रहना चाहिए, ये सब जो भी है हम जो बात कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल लेवल पे बात करते हैं, राइट। और आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे जो टर्टल्स हैं, जिसमें खास करके दुनिया का जो सबसे बड़ा टर्टल है लेदर बैक टर्टल, ये इनका प्रजनन के लिए यही आइलैंड पे पहुंचते हैं। कहाँ से पहुंचते हैं? ऑस्ट्रेलिया से पहुंचते हैं और श्रीलंका से पहुंचते हैं। तब नेक्स्ट ईयर
जब उन लोग अंडा रखने के लिए यहाँ तक आएंगे तब उनको कुछ दिखाई नहीं दे तो कैसे चलेगा। और किलोमीटर्स एरिया में 163 किलोमीटर का प्लान है उनका। उस एरिया में काफी जगह पे कोरल्स कोरल એટલે આપણે કહીએ છે ને પરવાળો પરવાના ટાપુ નાउ પરવાના ટાપુને ખરેખર કહેવાય કે તો રેઇન ફોરેસ્ટની પણ મૂલ્યવાન છે। પણ મધુભાઈ હા પેલા ટર્ટલ માટે લક્ષ્ય બોર્ડ હમ ડાયવર્જન આપ્યું છે તો પહેલા એ લોકોને સમજાવવું પણ પડશે કે આ સિગ્નલ બધું ભેગા કરીને સમજાવવું પડે। જશે ને બચ્ચન સમજાઈ આવશે જે ચિંતા ના કરો। ભાઈ आप मानोगे नहीं, शायद ये भी इकट्ठा करके लोगों को बोलेंगे ही नहीं અમે એવું કરવાનું છે કે તમે ચિંતા ના કરતા, એમને ડાયવર્ટ કરશો। ઓ તો વાંધો નહીં, તો વાંધો નહીં કે ના નીકળશે। હા હા, જેમ આપણે લાયા છે મધ્યપ્રદેશમાં લાયા છે, ચિત્તા લાયા છે। હા हाँ ये तो ये बात है सर। अभी काफी लोगों को पता भी नहीं कोरल क्या है। अभी कोरल का वैल्यू बायोलॉजिकली देखने जाए तो बहुत ही अलग है। अभी ये दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वहां पे तीसरे के जो मैंग्रोव चेर આપણે ચેર જે કહીએ છીએ એના લીધે સુનામીમાં ટાઈમમાં પણ હજી બચી ગયા છે। હવે એનો ટોટલ તમે વિનાશ કરી નાખો, નેક્સ્ટ સુનામીમાં કે કોઈ મોટું વેવ આવે તો એને સાંભળવા માટે કોઈ ના દેખાય છે ખાલી પાણીમાં ઉગે છે ઝાડ, પણ એ ઝાડના લીધે ટાપુ છે। એ ઝાડ એકવાર નીકળી જાય તો ધીમે ધીમે કરીને ટાપુએ પતી જશે। હવે સામાન્ય લોકોને પણ ખબર તો છે જ, પણ ખબર નથી એવું રાખવું પડે છે। तो एनीवे देखो, तो दिस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वहां पे कोरल रीफ्स है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो टर्टल है वो वहां पे प्रजनन करने के लिए पहुंचता है। और वर्ल्ड में और कहीं पे भी नहीं दिखे ऐसा बहुत सारे वाइल्ड लाइफ है वहां पे, जिसका अभी भी अपने रिसर्च पूरा नहीं किया। कहते हैं कि जो निकोबार आइलैंड में जो चीज जो भी है जीव जंतु है उसका शायद 50% भी हमने अभी तक तो पहचाना नहीं है। हर साल कुछ ना कुछ अलग टाइप के फ्रॉग निकलते हैं वहां से, जो रिसर्च करने वाले निकलते हैं। तो बोलते कि इससे क्या फर्क था कि अभी फ्रॉग की बात करते तो लोग हंसते हैं कि डेटका ने बचाव निकली पड़ा છે। हाँ, हमें तो 3 किलोमीटर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ની વાત કરીએ છીએ, તું તો ડેટકો લઈને નીકળ્યા। तो यस, दिस इज इशू विच वी नीड टू डिस्कस। ओके, तो मेरा डिमांड वही है कि आप चुप ना रहे। और चुप रहने का कोर्स जो है वो बहुत महंगा होगा। कहते हैं वो महंगा पड़ेगा आपको नहीं, हम अपने वो पढ़ रहे हैं काफी जगह से, तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं जो अभी हम किए हैं उसी का। तो और मेरा पर्सनल जो है कि हम क्या छोड़ के जाने वाले हैं आने वाले पीढ़ी के लिए, और उनको क्या समझाएंगे, वो क्या बोलेंगे अपने बारे में। ये भी एक अपना कमिटमेंट होना चाहिए, अपना मकम से अपने ये होना चाहिए कि नहीं हम एक अच्छा दुनिया छोड़ के जाएंगे। कि हमारे जैसे लोग सालों से यही काम कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट कि इस पृथ्वी को इससे थोड़ा ठीक करके जा सकते हैं, वो कोशिश में है। लेकिन आपको पता क्या हो रहा है आज। तो अच्छा है महेश भाई भी साथ में है, तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ ये कि मैं इसके साथ सहमत में नहीं हूँ कि मैं विकास का एगेंस्ट में नहीं हूँ। वो शब्द ही थोड़ा मतलब गड़बड़ वाला है कि डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट की बात जब भी करता है तो हम तो पूछते ही किसका है, हुज डेवलपमेंट एंड एट हुज कॉस्ट। अगर डेवलपमेंट मेरा ही हो उसका खर्चा कौन देता है? मोस्ट ऑफ द टाइम वी एंड अप पेइंग फॉर इट एंड समवन एल्स गेटिंग। और उसके पीछे भी बहुत सारे, अभी पूरा जो आइलैंड डेवलपमेंट आपको पता है कि इट विल गो टू ए सिंगल एजेंसी। वो पूरा कुछ भी प्लान करे जो दोस्त है उसी को ही मिले। वन नेशन अभी हाँ, अभी धीरे धीरे देखो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन धीरे धीरे हम जा रहे हैं कि वन नेशन वन पार्टी। अभी शिवसेना का भी ऑलमोस्ट खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। बोलते एक ही पार्टी है तो कितना सुंदर। तो वो हालत बने। 30 साल से हम चुप है गुजरात में।
बाकी से ऐसे थोड़ा छोटी मोटी जगह है जहाँ पे बोल सकते हैं आप, है ना, लेकिन सुनने में सभी कम लोग आते हैं। अच्छा, बट बाकी आप, यस, महेश भाई बोलेंगे, महेश भाई जरूर बोलेंगे। चल जाइए, चल जाइए। हाँ, प्लीज। तो चाह चाह चाहिए, हाँ, चाह सरस आती हो। हाँ, तो खाती है ना। ये एक बात है, वो सुंदर वंस अपॉन अ टाइम। ये बात तो निकोबार करीब एक बहुत सुंदर जगह है। थैंक यू मधु भाई। मधु भाई ने बहुत संक्षिप्त में लेकिन हार्द बता दिया कि क्या महत्व है उसका। मैं थोड़ा लीगली बात करूंगा, जो मधु भाई ने छेड़ा है इसमें ही ऐड करूंगा। मधु भाई ने बोला और मीनाक्षी मैंने बोला कि ये विश्व का सबसे अच्छा बायोस्फीयर है और बायोडाइवर्सिटी है। यूनेस्को ने भी घोषित किया है कि ये बायोस्फीयर है। नाउ इंडिया इज ए सिग्नेटरी in biodiversity. So it is not only the violation of the Indian rules, it is a violation of the international treaty too. So we must have to do the appeal to the abroad people also. And we are hardcore Indian. हम भारतीय हैं, भारत को बचाना चाहते हैं। हम विकास के नाम पे जो लेबल लगा देते हैं इसमें से नहीं है। जो भी बोले जो बोलने दो, हम भारतीय हैं, भारत के लिए काम कर रहे हैं और भारत को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये फर्स्ट है। हम विकास के विरोधी, मधु ने बोला, हम बैठे हुए कोई विकास के विरोधी नहीं है। हम सस्टेनेबल सही मायने में हो उसके लिए काम कर रहे हैं। तो मधु भाई एक ये बात हो सकती है कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट का भी वायोलेशन है, तो उसका भी जिक्र होना चाहिए जब भी हम बैठेंगे टेक्निकली चर्चा करने के लिए नेशनल लेवल पे। तो बायोडाइवर्सिटी का वायोलेशन की बात करेंगे। बायोस्फीयर जो है यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है, हमने ट्रीटी की है, ट्रीटी का ये भंग किया है, वो भी है। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, 2003 में कल्पसर योजना, अभी तो ऐसा ही है, घोषित किया सौराष्ट्र के लोगों को खुश करने के लिए कि पानी देंगे पानी देंगे। नर्मदा तो पहले से आ रही थी। अब ये कल्पसर आज 23 साल हो गई, कितना छोटा सा प्रोजेक्ट है, उसका फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट हम नहीं कर पाए हैं और 700 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। यही की बात तो छोड़ो, अब इतना 81,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट लेके बैठे हैं हम निकोबार का, और यही हो गया, फिजिबिलिटी स्टडी कहाँ है। दूसरी बात यह है कि ये जो सोमेन कम्युनिटी है, इट इज अ 100% वायोलेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट। अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट मुझे मधु ने बताया कि जहां जो लोग रहते हैं उसको पूछो आपको विकास चाहिए ना चाहिए, व्हाट यू वांट। फर्जी लोग बिठा दिए, अब उसकी जांच करो कि किस लोगों ने पब्लिक कंसल्टेशन में बोला है कि विकास चाहिए, वो तो थे ही नहीं आदिवासी, वो भाषा भी समझते नहीं है। तो ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का वायोलेशन है वो भी बहुत है, तो ये भी एक जिक्र है। अब मधु ने सही बताया कि कोई भी चीज होती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा आ जाता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा आता, सुप्रीम कोर्ट बोलते नहीं 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 राष्ट्रीय सुरक्षा है कुछ नहीं। राफेल की बात आई, राष्ट्रीय सुरक्षा, पेगासस की बात आई, राष्ट्रीय सुरक्षा, लेकिन बॉफर्स की बात आई तब राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं थी। समझने जैसी बात है, सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि बॉफर्स की बात थी, वो भी राफेल जैसी थी, तब राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं थी। अब पेगासस का मुद्दा आया तब राष्ट्रीय सुरक्षा, राफेल का मुद्दा आया राष्ट्रीय सुरक्षा, निकोबार का मुद्दा आया राष्ट्रीय सुरक्षा। अरे यार ये क्या बात कर रहे हो। तो ये भी एक बोलने की बात है कि यार सुप्रीम कोर्ट को भी बोलना पड़ेगा कि आपका जो होता है वो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कैसे वो ट्रांसपेरेंसी नहीं बता सकती है। मैंने खुला बहुत जगह पे बोला है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट लगाना तो लगा दे, मुझे जेल में डाल दे। ऐसा कैसे हो सकता है कोई गलत चीज बता दे कि हमने कैग रिपोर्ट
पार्लियामेंट में पेश किया था राफेल के संदर्भ में, यदि किया ही नहीं है, और बंद कवर में जजमेंट देते हैं हमारे जज। अरे यार, ये तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए यार, राष्ट्रीय सुरक्षा है। तो ऐसा ये क्या चीज हो सकता है हमें पता नहीं होना पता नहीं होना चाहिए। हम तो हमारे लाभार्थी है विकसित भारत के, चाहिए। तो विकसित भारत के लाभार्थी तो पता होना चाहिए, ये नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये निकोबार का जो इश्यू है उसको अच्छी तरह से जानना चाहिए। और जो बताया माधव भाई ने, टाइम ना नहीं बताया, वही लोग बोलते हैं कोरल रीफ पर बना टापू नहीं चाहिए तो नहीं चले। ये देखने की नई चीज नहीं है। यदि कोरल रीफ नहीं होगा तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। अंडमान निकोबार में मैंग्रोव नहीं होंगे तो हम यहाँ नहीं जिंदा रहेंगे। जो लेज बैक टर्टल, सी टर्टल नहीं होंगे तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। ये लोगों को समझाने की आवश्यकता है। और 10 लाख तो बताए जाते हैं, लेकिन कैलकुलेशन तो ऐसा है कि मोर देन 1 करोड़ द ट्रीज आर गोइंग टू बी अप्रूटेड। अब हरियाणा में यार, मुझे पेट में दर्द है और मुझे पग का ऑपरेशन कर रहे हो, और किसी का भी और किसी का भी कर सकते हो। ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसे हुआ था, गुजरात का एक आदमी था, वो कुछ रशिया से आया, को रोग लग गया और किसी का ब्लड के नाम पे हुआ था। वो एक दूसरी बात है, नाम देना नहीं चाहता, समझ जाते आप, ऐसा भी हुआ है। तो ये निकोबार की जो चीज है वो गलत है कि उसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। इससे पहले फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि यदि ये मैंग्रोव नहीं रहे और ये बार बार जो सुनामी आती है, तो जो मधु बोल रहे हैं सुनामी की, ये मैंग्रोव की वजह से तो टापू है। और बोलते हैं कि जब हाई टाइड लो टाइड होते हैं तो टापू दिखते हैं। तो यदि मैंग्रोव नहीं है, कोरल रीफ नहीं है, सी टर्टल नहीं है, तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। वो सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है कि उसकी चांच अच्छी है, वो अच्छा बोलता है, अच्छा दिखता है, इज नॉट फॉर दैट। यहाँ चिट्टा ला रहा है वो इसीलिए ला रहा है, पर्यावरण पे प्रेम नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक मकसद है, वो समझना चाहिए। मैं थोड़ा पॉलिटिक्स में भी आदमी इसलिए बात कर रहा हूँ। जब कोई स्लोगन आता है ना, तो उसके पीछे को बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, वो आपको सोचना चाहिए। एक पेड़ माँ के नाम जब बोला जाता है तो मिलियंस ऑफ ट्री किसी के नाम पे कटने वाला है, वो समझना चाहिए हमको, ये समझना चाहिए। तो ये जब स्लोगन आते हैं, उस स्लोगन से मुझे बहुत डर लगता है। ये जब ग्रीन वॉल हुई अरवल्ली की, तब मुझे बहुत डर लगा कि ये बहुत अब भयंकर वावाजोड़ा आने वाला है। ये जब ग्रीन वॉल यहाँ एस्टेब्लिश की, पेड़ पेड़ रोपे गए बनासकांठा में, तब मुझे एक सरस गुजराती शब्द भनक भनक होने लगी कि अब कुछ होने वाला है। और 1 महीने के अंदर अंदर भारत सरकार ने रिकमेंडेशन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। और आप बैठे कौन यार कि वो पर्वत की ऊंचाई से आप पर्वतमान नाप रहे हो। लेकिन ये ग्रीन वॉल की वजह से हुआ था। अब एक पेड़ माँ के नाम, उसकी वजह से हो रहा है। तो जब सूत्र आता है तो समझने की बहुत आवश्यकता है कि इसके पीछे राज क्या है। मुझे शौक नहीं है वो आवाज सुनने की, लेकिन मुझे जब स्ट्रेटेजी बनानी होती है लोगों में, तो इसीलिए कंटाला होते हुए भी मेरी डॉटर भी मुझे गालियां देती है, मुझे मेरी वाइफ भी गालियां देती है कि शकल देखना नहीं चाहते और फिर क्यों सुनते हो। बोला कि इसीलिए सुनता हूँ कि वो एक्शन क्या होता है और एक्शन के पीछे क्या नाटक है, ड्रामा है, वो समझना बहुत आवश्यकता है। मेरे जैसे स्ट्रेटेजी में काम करने वाले लोगों के लिए मुझे शौक नहीं है ये 1 घंटा मैं बर्बाद करूं और उसकी एक्शन देखूं, बट नाउ हैव टू हैव, ये जरूरी है। इसलिए जो माधु भाई ने बोला, मैं पूरा रीते समर्थन करता हूँ। हम सब यहाँ बैठे हुए हार्डकोर भारतीय है, भारत के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। हम देश प्रेमी है, किसी का हमको अवार्ड सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और हम भारतीय है, देश प्रेमी है, इसीलिए हमको ये निकोबार का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट करो, सबको शामिल करो। ऐसा ही आपने बताया, ऐसा मांडवी के पास एक एयर स्ट्रिप बनाई गई थी डिफेंस के लिए कि यदि पाकिस्तान नजदीक है, कुछ हो जाए, तो एक स्टैंड बाय एक एयर स्ट्रिप थी। अब ये एयर स्ट्रिप को बड़ी कर रहे हैं, काठड़ा गांव के सभी ग्रेजिंग लैंड ये सब जा रहे हैं, कभी से आंदोलन चल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी निकाल दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा, अगेन राष्ट्रीय सुरक्षा। अब वहां भी 1000 ऑफ टर्टल आते हैं इन मंथ ऑफ मार्च। ये तो चलो ये लोग ये नहीं समझते, लेकिन हमारी आमदनी जो है ग्रेजिंग लैंड पे, खेत पे, ये पूरा चला जाता है। और आपको जरूरत क्या है ये सब करने की? ओवरनाइट कलेक्टर गया वहां, ये ग्रेजिंग लैंड को गामतल में बदल दिया, और तीसरे दिन किसी ने डिमांड की, डिपार्टमेंट ऑफ एविएशन गुजरात सरकार ने डिमांड की। अब किसको जाएगी हम सबको पता है, अभी हो गया। सुप्रीम कोर्ट भी वही बोलती है। हमारा एक पैरालीगल राजूला का पिपावा पोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया, अभी एक कॉस्वल के पहला उसका आया। सीजे ने ऐसा बोला कि कोई भी प्रोजेक्ट बताओ जिसमें पर्यावरणवादी, सो कॉल्ड पर्यावरणवादी जिसको टैग लगती है, सो कॉल्ड पर्यावरणवादी को टांग नहीं लगाते हैं, इसीलिए हमें डिस्पोज ऑफ करते हैं, मैटर को फेंक दी। क्रिटिसाइज बहुत हुआ, हमारा ही पैरालीगल था, अभी मैटर एनजीटी में गई है, उसने ऑफकोर्स रिजेक्ट नहीं किया, इसने बोला कमेंट्स के साथ के गो टू द एनजीटी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल रही है तो एनजीटी की क्या हैसियत है? और इसीलिए मैं धन्यवाद नर्मद मेघानी लाइब्रेरी मित्रों को देना चाहता हूँ कि इसे क्रिटिकल सब्जेक्ट पे कि जिसको टैग लग जाती है, ये सभी सब्जेक्ट यहाँ चर्चा होती है और एक मूवमेंट करने की एक प्रक्रिया है। हम बहुत छोटे लोग हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लोग हो और काफी जाता है। तो ये विषय पसंद किया, मधुभाई को पसंद किया, मीनाक्षी बहन आपको और सबको शुक्रिया, थैंक यू।